नमस्ते दोस्तों, मैं सुरेश स्वदेशी। ये वीडियो मैंने बनाया है चैप्टर 4 क्लास 7 बुक जियोग्राफी सिलेबस एनसीईआरटी। चैप्टर 4 है एयर। एयर मीन्स एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उसके बारे में जो जानकारी है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, जो कि क्लास 7 के चैप्टर में बेसिकली दी हुई है, उन्हीं के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी बातें जो बेसिक्स हैं वो जानने की कोशिश इस वीडियो में कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर इज ए थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एटमॉस्फेयर जो है एक थिन पतला सा ब्लैंकेट जैसे एक आवरण है जो पृथ्वी की सतह पर चारों तरफ से घिरे हुए हैं। इसी को एटमॉस्फेयर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं, ये अर्थ की सरफेस है। इसके ऊपर सबसे पहली जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मीजोस्फेयर, देन थर्मोस्फेयर एंड इसके ऊपर एक्सोस्फेयर है। तो ये जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो इसके ऊपर पाई जाती हैं। जो एटमॉस्फेयर है, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। सूर्य से बहुत सारी हानिकारक रेज, हार्मफुल रेज आती हैं, सूर्य की किरणें आती हैं, हार्मफुल विकिरणें आती हैं, उनसे हमें एटमॉस्फेयर ही प्रोटेक्ट करता है। It consists of nitrogen and oxygen in mainly, and carbon dioxide, helium, ozone, argon, hydrogen in lesser quantities। अर्थात इस एटमॉस्फेयर में, इस वायुमंडल में जो मुख्य गैसें हैं वो है नाइट्रोजन, जिसका कुल वायु में 78% हिस्सा है। और सेकंड जो सबसे बड़ी जो गैस पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो ऑक्सीजन है, जिसका प्रतिशत कुल वायुमंडल की गैसों का 21% है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गोन एंड हाइड्रोजन जो है वो भी पाई जाती हैं, पर उनकी क्वांटिटीज बहुत कम है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%, आर्गोन 0.93%, बाकी में सारी अदर गैसेस पाई जाती हैं। नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स। नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड देयर सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन दिस गैस। अर्थात पौधों की जो ग्रोथ होती है, प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है, उनकी जो सर्वाइवल है वो नाइट्रोजन गैस पर ही डिपेंड करता है। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स। जबकि ऑक्सीजन जो है वो ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे हम ह्यूमंस, एनिमल्स और जो ह्यूमंस है वो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, जो कि ग्रीन प्लांट्स के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा दौरान क्रिएट की जाती है। अर्थात ऑक्सीजन जो है फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स के द्वारा रिलीज की जाती है और उसे ह्यूमंस एंड एनिमल्स जो है इनहेल करते हैं, ब्रीदिंग में यूज करते हैं। ग्रीन प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिलीज बाय ह्यूमंस एंड एनिमल्स। इसका वाइस वर्सा भी है, अर्थात जो ये कहा जा सकता है कि ग्रीन प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान, और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो ह्यूमंस और एनिमल्स द्वारा एक्सेलिंग मींस उच्च श्वसन या सांस छोड़ते समय रिलीज की जाती है। Thus there is a mutual relation between the plants and the humans or animals। इस प्रकार इन आपसी परस्पर संबंध पाया जाता है इस मामले में दोनों में, अर्थात प्लांट्स और एनिमल्स में पाया जाता है। Hence we should protect plants and trees for our own benefit। इसलिए हमें हमारे खुद के बेनिफिट के लिए प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब हम जानने जा रहे हैं कि कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर कैसा है, अर्थात वैसे तो हम देख चुके हैं, बट इसके अलावा थोड़ा सा और बातें जान ले। Nitrogen, oxygen are the two main gases which make up the bulk of the atmosphere। अर्थात 71 plus 21 अगर हम इनको देखते हैं तो ऑलमोस्ट जो है 99% गैसेस तो इन्हीं के द्वारा बना दी, मीन्स एटमॉस्फेयर का 99% पोर्शन तो यही कवर कर लेते हैं। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गोन, हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज, और बाकी जो गैसेज हैं वो लेसर क्वांटिटीज में पाई जाती हैं। लेसर क्वांटिटीज मींस बाकी का जो परसेंट बच रहा है वो परसेंट जो है वो इन गैसेस के द्वारा ऑक्यूपाई किया जाता है। अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज, इन गैसेज के अलावा एटमॉस्फेयर में टाइनी भी बहुत छोटे छोटे से डस्ट पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर।
The atmosphere is divided into five layers starting from the earth surface. अगर हम अर्थ के सरफेस से स्टार्ट होते हैं तो फिर 5 लेयर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ये अर्थ का सरफेस है, ग्राउंड है, उसके बाद आपका ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो ये 5 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है। The first layer is the troposphere, whose average height is 13 kilometers. The troposphere is the layer in which the air we breathe exists. Almost all weather phenomena occur here. फर्स्ट लेयर जो है जिसे हम ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं, शोभमंडल, इसकी जो एवरेज हाइट है वो 13 किलोमीटर है, अर्थात इक्वेटर और पोल्स पे इसकी हाइट में थोड़ा डिफरेंस आता है, बट एवरेज हाइट 13 किलोमीटर। ट्रोपोस्फेयर में हम जो गैस एयर ब्रीथ करते हैं वो पाई जाती है। इसके अलावा जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं, वेदर फिनोमिना है, वो इसी लेयर में अकर करता है, मीन्स यहीं पे घटित होता है, जैसे कि थंडरिंग, रेनिंग, लाइटनिंग, सब कुछ यहीं पर होता है। The second layer is the stratosphere which extends up to 50 किलोमीटर। उसके बाद है स्ट्रेटोस्फेयर जो कि लगभग 50 किलोमीटर की हाइट तक पाया जाता है। थर्ड लेयर इज द मेसोस्फेयर which extends up to the height of 80 किलोमीटर्स, अर्थात उसके बाद मेसोस्फेयर है जो 80 किलोमीटर्स की हाइट तक पाया जाता है। द फोर्थ लेयर इज द थर्मोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर है जो कि 80 किलोमीटर से लेकर के 400 किलोमीटर्स तक पाया जाता है। The uppermost layer of the atmosphere is exosphere which has very thin air. जो सबसे ऊपरी जो लेयर है एटमॉस्फेयर की वो एक्सोस्फेयर है, बहिर्मंडल है, जिसमें एयर जो है बहुत ही थिन क्वांटिटी में पाई जाती है, मतलब थिन लेयर यहाँ पर पाई जाती है। वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर इज R2R डे टू डे कंडीशंस ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की प्रति घंटा की, या मैं कहूं कि दिन प्रतिदिन की जो कंडीशंस हैं उन्हें हम वेदर के नाम से जानते हैं, मौसम के नाम से जानते हैं। क्लाइमेट है एवरेज वेदर कंडीशन है ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जबकि जो क्लाइमेट है जिसे हम हिंदी में जलवायु बोलते हैं वो एक एवरेज वेदर कंडीशन है, अर्थात औसत मौसमीय परिस्थितियां हैं जो एक लंबी अवधि का औसत निकाला जाता है। टेम्परेचर। The degree of hotness and coldness of the air is called temperature। अर्थात कोल्डनेस और हॉटनेस की जो डिग्रीज हैं एयर के हॉट होने की या कोल्डनेस की, उन्हें हम टेम्परेचर के नाम से जानते हैं, तापमान। टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। An important factor that influences the distribution of temperature is insolation। टेम्परेचर जो चेंज केवल डे और नाइट में ही नहीं होता, बट सीजन टू सीजन भी टेम्परेचर की कंडीशंस चेंज होती है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर को जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है, वो है इंसोलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। इसी वजह से होता है। इंसोलेशन कितना हो रहा है, सोलर इंसोलेशन कितना हो रहा है, अर्थात सूर्य ताप कितना प्राप्त हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि किसी भी स्थान का तापमान जो है कितना होने वाला है। Insolation is an important factor that influences the distribution of temperature. The amount of insolation decreases from the equator towards the poles। अगर हम इक्वेटर अर्थात भूमध्य रेखा से पोल्स की तरफ चलते हैं तो टेम्परेचर मींस इंसोलेशन जो है वो रिड्यूस होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, और इसी की वजह से जो है टेम्परेचर भी डिक्रीज होता जाता है। Therefore temperature decreases in the same way। उसी तरीके से टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। इंसोलेशन जो है सूर्य से प्राप्त होने वाला ताप है जो पृथ्वी तक पहुंचता है। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। टेम्परेचर जो है टेम्परेचर को सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। एयर प्रेशर, वायु दाब। Air pressure defined as the pressure exerted by the weight of air on the earth surface। एयर प्रेशर किसे कहेंगे, वायुदाब किसे कहेंगे? ये वो प्रेशर है जो एयर जो है वो अर्थ की सरफेस पर एक्सर्ट करती है, अर्थात वायुदाब दाब लगाती है, उसी को एयर प्रेशर के नाम से जानते हैं। Horizontally the distribution of air pressure is influenced by the temperature of the air at a given place। अब किसी स्थान पे एयर प्रेशर कितना होने वाला है ये डिपेंड करता है उस प्लेस की टेम्परेचर कंडीशंस पर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एयर प्रेशर कम मिलेगा, अगर टेम्परेचर कम है तो एयर प्रेशर ज़्यादा होने वाला है।
इन एरियाज हैविंग ए लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड, जहां पर लोअर टेम्परेचर होता है एयर कोल्ड होती है। एयर above us presses us from all directions with a great force on our body and our body exerts a counter pressure। एयर जो हमारे ऊपर अवेलेबल है, जो एयर हमारे ऊपर पाई जाती है, वो चारों तरफ से हमारे बॉडी के ऊपर प्रेशर डालती है, दाब डालती है, और हमारा बॉडी काउंटर प्रेशर जो है एयर पे लगाता है। As we go up the layers of the atmosphere, the pressure falls rapidly। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ चलते हैं, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में अपवर्ड मूवमेंट करते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं, तो एयर प्रेशर जो है बहुत तेजी से डाउन होता चलता है, डिक्रीज हो जाता है। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर। अगर मौसम गीला है, क्लाउडी स्काईज हैं, तो लो प्रेशर मिलेगा। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काईज। द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू ए लो प्रेशर एरिया। वायु का जो एयर का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरियाज की तरफ होता है। विंड, द मूवमेंट ऑफ एन एयर फ्रॉम हायर प्रेशर एरियाज टू द लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। जब एयर जो है हाई प्रेशर एरिया से उच्च दाब से निम्न दाब वाले क्षेत्रों की तरफ बहती है तो इसे विंड कहा जाता है। विंड में भी जेंटल, ये बहुत तेज नहीं चले, ऐसी भी हो सकता है, यानी बहुत धीमे चलने वाली भी हो सकती है। At times it may be strong and devastating। कभी कभी ये बहुत तेज और नुकसान पहुंचाने वाली भी हो सकती है। Winds are of three types। जो winds हैं उनको तीन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, थ्री टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। वन परमानेंट winds, second seasonal winds and third local winds। On 25th October 1999, cyclonic winds originated as depressions and affected Odisha, killing thousands of people। मीन्स एयर का जो है, विंड का जो फ्लो है वो कभी तेज भी हो सकता है। ऐसा एक बार 25 अक्टूबर 1999 को जो ओडिशा में हुआ, और लोग जो है काफ़ी किलिंग्स हुई लोगों की, मीन्स काफ़ी डैमेज हुआ लाइफ एंड जो है मटेरियल का। साइक्लोनिक विंड्स का ये इस तरीके का मूवमेंट होता है, तो ये सर्कुलर मूवमेंट करती है और इसकी वजह से जो डैमेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये आप स्पीड और उनका जो डिवेस्टेशन है, डिस्ट्रक्शन है, वो देख सकते हैं। मॉइस्चर, मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। इसको ह्यूमिडिटी के नाम से जाना जाता है, जो मॉइस्चर एयर में अवेलेबल होती है उसे। ए ह्यूमिड डे इज वन व्हेन द एयर इज द फुल ऑफ वाटर वेपर। ह्यूमिड डे उसको कहेंगे जब एयर जो है वाटर वेपर से भरी हुई होती है। On a humid day, clothes take longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily। Humid days में क्लोथ जो हैं वो ड्राई होने में टाइम लेते हैं और हमारे बॉडी से जो स्वेटिंग है वो इवापोरेट नहीं हो पाती है। When water evaporates from land and other water bodies, it becomes water vapor। इवापोरेशन जो है जब लैंड और अदर वाटर बॉडी से इवापोरेट होता है तो ये वेपर के रूप में फ्लाई करता है। When the water vapor rises, it starts cooling। वाटर वेपर जो है, जलवाष्प जो है, जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो टेम्परेचर कम हो जाने की वजह से, ऊपर की तरफ टेम्परेचर तापमान कम होने की वजह से ये कूल होना स्टार्ट हो जाता है, और द वाटर वेपर जो है वो कंडेंस होती है, उसका संघनन हो जाता है, और इससे जो है ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर फॉर्म होती है, पानी की बूंदें बनती हैं। क्लाउड्स आर मॉसेज ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। जब बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स अक्यूमुलेट होती है, वो कलेक्ट होती हैं, तो क्लाउड्स का फॉर्मेट बनाते हैं, अर्थात क्लाउड फॉर्म करती हैं। When these droplets of water become too heavy to float in the air, जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं और अपने आप को फ्लोटिंग में नहीं ले पाती हैं, तो वो प्रेसिपिटेशन के रूप में अर्थ की सरफेस पे आती है। प्रेसिपिटेशन क्या है? प्रेसिपिटेशन इज द फॉलिंग ऑफ मॉइस्चर। ये जो मॉइस्चर है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, उनका नीचे गिरना ही प्रेसिपिटेशन कहलाता है। और ये प्रेसिपिटेशन जो है ये कई तरीके से हो सकता है, बारिश के रूप में, रेनफॉल, स्नोफॉल, फॉगिंग, स्लीटिंग एंड हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स का मतलब हो गया ओले गिरना। तो ये कई सारी प्रोसेस में जो वाटर वेपर जो है, जलवाष्प जो है, वो जब नीचे आता है, वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आती हैं अर्थ की सरफेस पे, तो इसे प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल जो होता है वो भी थ्री टाइप्स का होता है, और ये इसके मैकेनिज्म के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है।
फर्स्ट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल जो रेनफॉल होता है उसके 4 स्टेजेस हैं। द हीट ऑफ द सन मेक्स द सरफेस ऑफ द अर्थ हॉट, ड्यू टू दिस द वार्म एयर राइजेज अप। सनसाइन की वजह से, सनरेज की वजह से, इंसोलेशन की वजह से सरफेस ऑफ अर्थ जो है वो हॉट हो जाती है और इसकी वजह से जो एयर वार्म अप होके गर्म होकर के राइज अप करती है। एज द वार्म एयर राइजेज इट स्टार्ट्स टू कूल डाउन। ये जब ऊपर की तरफ जाती है तो ऊपर टेम्परेचर कम होता है, वापस ये कूल होती है और जो वाटर वेपर होती है वो कंडेंस होकर के क्लाउड्स बना देती है। देयर इज अ सर्टेन कंडेंसेशन पॉइंट टू बी रीच्ड, हियर क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। कंडेंसेशन का एक पॉइंट होता है जहां पर क्लाउड्स फॉर्मेशन होना होता है और उस पर क्लाउड फॉर्मेशन होता है। Heavy rainfall starts, which includes lightning and thunderstorms. Lightning occurs due to an electrical charge between the clouds. Clouds के बीच में इलेक्ट्रिकल चार्जेस के ट्रांसफर होने की वजह से लाइटनिंग होती है और थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के साथ हैवी रेनफॉल होता है और इस टाइप की जो रेनफॉल होता है उसे कन्वेक्शनल रेनफॉल कहा जाता है सॉरी। ये आप देख ही पा रहे हैं, सोलर इंसोलेशन हो रहा है, इसकी वजह से एयर वार्म अप होती है, वार्म एयर जो है ऊपर की तरफ उठती है और ऊपर जाके क्लाउड फॉर्म करती है और फिर रेनफॉल के रूप में नीचे आता है। सेकेंड टाइप ऑफ जो रेनफॉल है वो है ओरोग्राफिक रेनफॉल। इसकी जो है 4 स्टेजेस हैं। अगर हम समझना चाहें 4 स्टेज में तो ये हम ऐसे समझ सकते हैं। द वार्म एयर राइजेज अप ड्यू टू द हाइट ऑफ द माउंटेन्स। जो गर्म एयर होती है, हॉट एयर जो होती है वो माउंटेन्स की हाइट की वजह से बहुत ऊपर चढ़ती है। इट राइजेस टू ए सर्टेन लेवल एंड कूल्स डाउन। तो ये एक सर्टेन हाइट तक जाती है और फिर कूल होना स्टार्ट हो जाती है। ड्यू टू दिस द क्लाउड्स फॉर्म, और इसी की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होता है। द ड्राई एयर डिसेंड्स, और जो ड्राई एयर है वो नीचे की तरफ उतर जाती है। एज वार्म एयर डिसेंड्स देयर इज लिटिल रेनफॉल ऑन वन साइड ऑफ द माउंटेन। ये जो वार्म एयर जब नीचे की तरफ उतरती है तो माउंटेन के एक पोर्शन पे, ये माउंटेन का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं और इसके एक हिस्से में जो है हल्की बारिश होती है जिसे ओरोग्राफिक रेनफॉल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो है वो है साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल को भी अगर हम 4 स्टेजेस में समझने की कोशिश करें तो ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर वार्म एयर मीट्स कूल एयर, अर्थात एक तरफ से कोल्ड एयर आ रही है और एक तरफ वार्म एयर है और ये दोनों आपस में मिलती है। वार्म एयर राइजेज अप अबव द कूल एयर और रिजल्ट क्या होता है कि कोल्ड एयर नीचे रह जाती है, वार्म एयर उसके ऊपर की तरफ उठ जाती है। वार्म एयर जब ऊपर की तरफ जाती है तो टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से कंडेंस होती है, कूल डाउन होती है, कंडेंस होती है, क्लाउड्स बनते हैं और फिर रेनफॉल होता है। तो इस टाइप की जो रेनफॉल होता है उसे साइक्लोनिक रेनफॉल के नाम से जाना जाता है। रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट्स एंड इन एनिमल्स। रेनफॉल जो है प्लांट्स और एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द चैप्टर एयर ऑफ क्लास 7th एनसीईआरटी सिलेबस। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। जो बेसिक्स हैं एटमॉस्फेयर के वो कुछ आपको क्लियर हुए होंगे एंड we will continue with the rest of the chapters. So thank you very much.